हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी 2016 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यहाँ अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन 86 तक को कवर किया है। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन 87 से लेके क्वेश्चन 125 तक को कवर करेंगे। इस तरह हमारा यूपी पीजीटी 2016 का होल पेपर का एनालिसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखें। क्वेश्चन 87 है, doesn't very view was that due to which reason the balance of payment of the underdeveloped country would be seriously and adversely affected। doesn't very view के अनुसार कौन से ऐसे इन चारों में से कौन से वाले फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो बीयूपी है अंडर डेवलप्ड कंट्री में वो एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से जो वीयूपी हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी। वो कैसे अफेक्ट करेगी? मान लीजिए कि जो डजन वेरी थे उन्होंने ये चीज़ माना था कि यदि कोई इंडिविजुअल है तो उसकी जो कंजप्शन पैटर्न है उसमें तो चेंजेस होंगे उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे किसी दूसरे अदर पर्सन के कंजप्शन पैटर्न को देख के वो खुद के कंजप्शन पैटर्न में जो चेंजेस लाता है वो चेंजेस ही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यदि किसी कंट्री की बात करें तो किसी भी कंट्री के जो होल कंज्यूमर हैं यदि वो किसी एक गुड्स के प्रति या फिर किसी सर्विसेज के प्रति यदि वो किसी दूसरे कंट्री के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको यदि वो प्रिफर करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट यदि बढ़ेगा तो होगा ये कि जितने भी हमारे यहाँ के फॉरेन एक्सचेंज हैं वो आउट ऑफ द मतलब कंट्री से बाहर जाने लगेंगे क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यदि इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा जो वीयूपी है वो डेफिसिट में चला जाएगा। इस तरह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं उसमें अभी शुरू में जैसे वो ग्रो करती हैं तो वहाँ के जो कंज्यूमर हैं वो बाहर के कंट्रीज़ के जो पीपल हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस उनके चीज़ों को देख के वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो भी चाहते हैं उस तरह की चीज़ों को मतलब अपने आप में चेंजेस लेके आए, वैसी चीज़ें पहने जैसे अभी इंडिया में है। वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इस तरह से हम किसी रिलेटेड गुड्स को या फिर किसी अदर फैक्टर को देख के हम अपने कंजप्शन में जो चेंजेस लाते हैं उसे ही डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। इस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 87 होगा उसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। अब हम यदि क्वेश्चन 88 को देखें, The idea of currency convertibility as used by today economics originated in which of the following? तो जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट था हमने ब्रिटेन वुड से लिया हुआ था। अब हम यदि क्वेश्चन 89 को देखें, क्वेश्चन 89 है, इनपुट आउटपुट टेक्निक वाज इन्वेंटेड। इनपुट आउटपुट टेक्निक जो था वो किनके द्वारा दिया गया तो वो आपको भी पता होगा, लियोनटिफ। ठीक है। और जो क्वेश्चन 90 है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम इन बीयूपी इन इंडिया। फर्स्ट जो है एनआरआई डिपॉजिट, सेकेंड रेमिटेंसेस, विच ऑफ द एवर फ्रॉम पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कैपिटल अकाउंट्स हैं इसमें पूछा है कि इन दोनों में से कौन से कैपिटल अकाउंट्स के पार्ट हैं। तो ओवरऑल हम बीओपी के जो कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट उसे ही देख लेते हैं, देन उसके बाद से हम क्वेश्चन करते हैं। तो बीओपी में 2 पार्ट्स होता है, एक करेंट अकाउंट, दूसरा जो होता है वो कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप इन दोनों अकाउंट्स को बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। एक कैपिटल अकाउंट, जो करेंट अकाउंट है उसमें एक तो यहाँ पे विजुअल आइटम्स आते हैं, विजिबल
दूसरे इनविजिबल को यदि हम देखें, इनविजिबल, तो विजुअल आइटम्स में वो आते हैं जैसे कि गुड्स, जितने भी गुड्स का यदि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो गुड्स हैं वो विजुअल आइटम्स में आएंगे, और वो हो जाएंगे आपके, जैसे कि कोई कार यदि परचेज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल है, मोबाइल है, ये जितने भी ऐसे आइटम्स होते हैं जो भी हम यूज करते हैं या फिर विजुअली जिसे हम देख सकते हैं, ये सारे का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो करेंट अकाउंट के विजुअल हैंड में आता है। और इनविजिबल हैंड्स में यदि हम बात करें तो जितनी भी सर्विसेज हो जाएंगी हमारी, ये सारी के सारे इसमें आएंगे। दूसरी जो इनकम है, इनकम के अंतर्गत जो आएगा वो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, किसी चीज़ पे यदि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या डिविडेंड है, ये भी हमारे इनविजिबल हैंड में करेंट अकाउंट में ही आएगा। दूसरा ये होता है एक ट्रांसफ़र पेमेंट, और ये ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या क्या आते हैं, यहीं पे आप देखिए रेमिटेंसेस जो हैं ये करेंट अकाउंट का हिस्सा है, रेमिटेंसेस हैं, डोनेशन हुआ या गिफ्ट हुए, ये सारे के सारे हमारे करेंट अकाउंट का हिस्सा होता है। तो करेंट अकाउंट में हमने क्या देखा, विजुअल हैंड्स हैं, इनविजिबल हैंड्स हैं। विजुअल हैंड्स में वैसे आते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विस, ओनली गुड्स आते हैं विजुअल में, जैसे कार, मोबाइल या फिर जिसे हम विजुअली देख सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे विजुअल हैंड्स में आते हैं। और इनविजिबल हैंड्स में सर्विसेज हैं, इनकम है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। इनकम में आपने देखा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट में रेमिटेंसेस हैं, डोनेशन है, गिफ्ट्स हैं। अब यदि हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में अब यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसे मैं हटा दूंगी तो आपको कैपिटल अकाउंट बता दूंगी, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, यदि हम ऐसे अलग देखें तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी 2 टाइप की, एक FDI भी है, अक्सर पूछता रहता है, आप देख लीजिएगा, FDI है, FII है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल अकाउंट में ही लोन आता है, और लोन में जैसे गवर्नमेंट लोन हो गए, और बैंक अकाउंट जो है इसी में NRI भी आता है, NRI, ठीक है। तो यदि हम कैपिटल अकाउंट में देख लिए कि कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो हमारे FDI, FII, गवर्नमेंट लोन एंड NRI डिपॉजिट भी हमारी कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। अब हम यदि क्वेश्चन पे चले तो इसमें पूछा है कि कैपिटल अकाउंट में कौन से पार्ट है, तो अभी हमने यहाँ पे देख ही लिया, जो रेमिटेंसेस हैं वो करेंट अकाउंट का हिस्सा है, करेंट अकाउंट, और ये जो NRI डिपॉजिट है वो है कैपिटल अकाउंट का हिस्सा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का कौन सा फीचर नहीं है। स्टैगफ्लेशन में इसमें ये चीज़ है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो फर्स्ट है लो ग्रोथ रेट, सेकेंड हाई एम्प्लॉयमेंट, थर्ड जो है हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम स्टैगफ्लेशन को समझते हैं कि स्टैगफ्लेशन है क्या, तब तो हम उसके फीचर को देखेंगे, या वो उसमें भी देखना है कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो स्टैगफ्लेशन में होता ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज हो जाती है, और इसके साथ ही इसके करस्पॉन्डिंग जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है, इसका मतलब कि जो ओवरऑल इकॉनमी की जो ऊपर से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो इकॉनमी का जो ग्रोथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है लो ग्रोथ होगा, और जो प्राइस होंगी इसके साथ ही, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। और
यदि अब इसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे आंसर देखें तो इसका जो फीचर है हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन वो भी है, लेकिन हाई एम्प्लॉयमेंट, यदि हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो हाई एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, ठीक, और लो ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ग्रोथ कम होगा ही। तो ये तीनों के तीनों, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों जो स्टैगफ्लेशन के फीचर हैं, लेकिन जो हाई एम्प्लॉयमेंट है ये इसका फीचर नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग जो 91 का जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, हाई एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें। डेफिसिट इन बीयूपी कैन बी करेक्टेड बाय, जो बीयूपी में डेफिसिट है वो किसकी वजह से करेक्ट होगा? ऑप्शन है पहला, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाय स्टॉपिंग रेमिटेंसेस एंड बाय डिस्करेजिंग द एफआईआई एंड एफडीआई। अब यदि हम वन बाय वन इसी का एनालिसिस करें तो क्या है 4 में, बाय डिस्करेजिंग द एफआईआई एफडीआई। यदि हम एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही डिस्करेज कर देंगे तो हमारी बीयूपी तो ऑब्वियस बात है वो डेफिसिट में ही रहेगी, वो डेफिसिट से ऊपर तो उठ ही नहीं पाएगी। तो ये यहाँ पे ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बाय स्टॉपिंग रेमिटेंसेस को हम बंद करके अपने डेफिसिट को करेक्ट थोड़ी ही कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। एंड यदि सेकेंड की बात करें, बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही डिक्रीज कर दे रहे हैं तो जो हमारे फॉरेन के जो भी इन्वेस्टर हैं वो क्या देख के हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो ऑब्वियस सी बात है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी डिक्रीज होगी तो वो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे उस पर इंटरेस्ट ही अच्छी नहीं मिलेगी उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो इसकी वजह से जो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होती है तो हमारी जो बीओपी है वो कभी भी सरप्लस में नहीं आएगी, वो और ही ज़्यादा डेफिसिट में चली जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। यदि ऑप्शन सेकेंड की बात करें, फर्स्ट वाला, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि इंक्रीज होगा तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ऐसा महसूस होगा कि यदि वो यहाँ पे यदि इन्वेस्ट करते हैं तो उनके प्रिंसिपल अमाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी जो बीओपी में जो डेफिसिट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 92 का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड फेडरिक, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, फेडरिक लिस्ट होगा, आर द नोन विथ विच लॉजिक इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने किस लॉजिक की बात की थी? तो वो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट इनका था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। तो यहाँ पे 93 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। अब क्वेश्चन 94 की बात करें तो प्रोपोर्शनल मोर ग्रोथ इन जीडीपी कंपेयर टू द ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बेयोंसी ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 94 का वो थर्ड होगा, बेयोंसी ऑफ टैक्सेस। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इंडियन रुपीस डिवैल्यूएटेड, जो इंडियन रुपीस हैं वो डिवैल्यूएट कौन से ईयर में हुई थी? तो हम देखते हैं कि जो इंडियन रुपीस हैं वो ओवरऑल अभी तक 3 टाइम डिवैल्यूएट हुई हैं। जो फर्स्ट था, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम ये आंसर देखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फर्स्ट टाइम जो डिवैल्यूएशन हुआ था वो 1949 में हुआ था, जब जो फंड्स की ही शॉर्टेज हो गई थी शुरू में, तो 1949 में। एंड सेकेंड जो था वो इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, या 1966। और दूसरा जो थर्ड टाइम जो डिवैल्यूएशन हुआ था, जो सभी ओवरऑल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था जिसकी वजह से 1991 में। तो ये 3 टाइप का तीन बार जो हमारे इकोनॉमी में डिवैल्यूएशन हुआ था, 1949 में, सेकेंड जो 1966 में, और थर्ड जो था वो 1991 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, इन द ईयर 1991। आप इन दोनों का डेट भी याद रखिएगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन 96 को देखें। विच इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। कौन सी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। इससे पहले कि हम आंसर देखें इसमें कौन सा है, हम सैम्पलिंग के दोनों मेथड्स को ही देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। देन उसके बाद से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग की जो मेथड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की हैं। यहाँ पे यदि हम देखें सैम्पलिंग, ये है प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड में कौन कौन सी आती हैं। एक तो आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड जो है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, एंड थर्ड जो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद से फोर्थ जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये इसी में फिफ्थ जो है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। कभी कभी आपको इन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के बारे में भी पूछ देगा। अक्सर मतलब यदि आप पीजीटी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है, कौन नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। अब यदि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहले तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाएगा कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो वैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगा। दूसरा जजमेंट सैम्पलिंग होगा, जजमेंट सैम्पलिंग। यहाँ पे मैं बस आपको नाम बता रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कभी मैं बना दूंगी एक वीडियो। जो थर्ड है वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा। ऐसे फोर्थ जो है वो कोटा सैम्पलिंग होगा, कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम अपना आंसर देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पूछा है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको क्या मिल रहा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है एंड कोटा सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो 96 का सेकेंड होगा कोटा सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये सबके सब जो कंपोनेंट है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के हैं। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A.W. Phillips and wage inflation and unemployment interrelation is best। जो फिलिप्स कर्व था वो वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंटर रिलेशन था वो किस एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड थी, तो वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड थी। यदि हम फिलिप्स कर्व की बात करें तो जो फिलिप्स कर्व था वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में निगेटिव रिलेशनशिप बताता था। ठीक है, फिलिप्स कर्व। और फिर ये भी पूछ देता है कि जो फिलिप्स कर्व था वो लॉन्ग रन में, ये इसे हम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन। और जो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो था वो वर्टिकल था, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात आप याद रखिएगा, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात फ्रैडमैन ने की थी, फ्रैडमैन। और दूसरे जो थे इकोनॉमिक्स वो फेल्प्स थे। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फिलिप्स हैं और ये जो आर्गुमेंट जो इन्होंने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात की थी वो फेल्प्स थे। ये नाम आप याद रखिए, अक्सर पूछता है कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो फ्रैडमैन एंड फेल्प्स ने दिया था।
इतना काफ़ी है। यहाँ पे यदि हम 98 की बात करें, क्वेश्चन 98, इन द रिलेशन टू मॉनेटरी सप्लाई इन इंडिया M1 इज कॉल्ड। जो M1 है उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन में लार्ज करेंसी, स्टोर्ड मनी एंड नैरो मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। तो जो M1 है, आपको भी पता है M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। और यहीं पे यदि हम एक चीज़ देखें, जो ब्रॉड मनी होता है वो किसे कहते हैं? तो M3 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं और M1 को नैरो मनी कहते हैं। हम इसे नैरो मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत लिक्विड होता है। ईजली हम जो भी चीज़ चाहें उससे हम M1 से अपने पास जब भी हमें डिमांड की ज़रूरत होती है तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है। इसकी वजह से इसे नैरो मनी कहते हैं। और जो M3 होता है वो ब्रॉड मनी के रूप में जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच बेसिस द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज़ को किस बेसिस पे डेवलपमेंट में क्लासिफाई करती हैं? तो जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम देखती हैं किसी भी कंट्रीज़ का, देन वो क्लासिफाई करती हैं। जो 100 है क्वेश्चन, द लॉ ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इज रिलेटेड टू। जो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट है वो किस पे रिलेट करती हैं? इसका जो ऑप्शन है, बाई टैक्सेशन, सेकेंड है फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड जो है पब्लिक डेप्ट, एंड फोर्थ जो है बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जो आपको पता है कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हमें कब मिलेगा? यदि एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें, तो यदि गवर्नमेंट, यदि कोई भी यदि इंडिविजुअल है, वो ये चीज़ सोचेगा कि यदि हम अपना जितना टैक्स दे रहे हैं, हम जो भी टैक्स पे कर रहे हैं वो, और जो गवर्नमेंट हमारे लिए खर्च कर रही है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में, वो यदि बराबर है तो इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्टिव से वो बेस्ट होगा या फिर सोशली बेनिफिट होगा उसके लिए। यदि कोई गवर्नमेंट है वो ये चीज़ सोचेगा कि यदि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उतने अमाउंट में यदि वो टैक्स लेके यदि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा फोर्थ, बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों ही मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के रूप में कार्य करती हैं। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक मैसेज ऑफ थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज। जो थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज था उसका बेसिक मैसेज क्या था? तो पहले हम देखते हैं कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी थी वो किसने दिया था। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो थियरी था वो रिकॉर्डो ने दिया था। रिकॉर्डियन थियरी इसे कहते हैं। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी था वो एडम स्मिथ का था, आपको पता होगा। और जो कंपैरेटिव एडवांटेज था वो रिकॉर्डो का था। इनके अनुसार जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे बेस्ड थी। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें, द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एफिशिएंटली इज इक्वल। यदि वो इक्वली एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे ट्रेड तो हो ही नहीं पाएगा ना, मतलब रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, इंटरनेशनल ट्रेड इज रेयरली प्रॉफिटेबल फॉर ए कंट्री। रेयरली प्रॉफिटेबल ये वर्ड यूज उन्होंने नहीं किया था, तो ये भी नहीं होगा उनके फीचर में। और यहाँ पे जो फोर्थ है, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम की बात जो था वो मर्केंटलिस्ट करते थे, मर्केंटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, फ्री ट्रेड वर्ल्ड प्रोडक्ट अंडर अनहिंडर्ड पोटेंशियल ट्रेड इज मोर देन एक्सपेक्टेड। तो इसकी बात रिकॉर्डो ने कंपैरेटिव थ्योरी अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में किया था, ठीक है। तो 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिजिकल डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो
फिजिकल डिलीवरी की बात होता है तो वो कौन से मार्केट में होता है? करेंट अकाउंट है, स्पॉट मार्केट है, कैपिटल अकाउंट एंड फॉरवर्ड मार्केट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्पॉट मार्केट होगा। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड। अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या है? जेनेवा है, पेरिस है, रोम है, वाशिंगटन डीसी है। तो इसका जो आंसर होगा वो जेनेवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर बाय द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वाज। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अनुसार जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो किस पे था? तो आंसर जो होगा यहाँ पे, जो ट्रेडिशनली थे वो ओनली वन फैक्टर की बात करते थे, वो फैक्टर था लेबर। यदि हम सेकंड की देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेकंड है, द प्लेस वेयर द बैंकर्स मीट एंड सेटल द म्यूचुअल क्लेम एंड अकाउंट इज कॉल्ड। तो आपको भी पता होगा उसे हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई इज। आरबीआई की जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट जुलाई टू जून, सेकेंड अप्रैल टू मार्च एंड थर्ड जनवरी टू दिसंबर एंड फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि जो आरबीआई की जो अकाउंटिंग ईयर है वो पहले जो था वो जुलाई टू जून था। जुलाई टू जून 2020 से 21 का जो अकाउंटिंग ईयर था वहाँ पे ट्रांजिशनल चेंजेस हुए और जो अकाउंटिंग का टाइमिंग जो था वो अब आरबीआई का अप्रैल टू मार्च हो चुका है। तो उस अकॉर्डिंग अभी आप प्रेजेंट के टाइम के अकॉर्डिंग यदि देखें तो जो आरबीआई की जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ 2016 का करा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा यहाँ पे वो जुलाई टू जून होगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पे वो अप्रैल टू मार्च है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि अभी आपको यदि नेक्स्ट पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की अकाउंटिंग ईयर है तो आप गलती से भी जुलाई टू जून मत लगाइएगा, जो आपका जो आंसर जाएगा वो अप्रैल टू मार्च में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमर्ज एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, फर्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सेकेंड कॉमर्शियल पेपर एंड थर्ड ट्रेजरी बिल एंड फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो हमें पता है कि जो कॉमर्शियल पेपर है और जो ट्रेजरी बिल है वो मनी मार्केट का कंपोनेंट है, मनी मार्केट का कंपोनेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडियन इकोनॉमी में वैसे भी इंडियन इकोनॉमी जो मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में उभर के आया है तो इस समय लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैंक्स इन इंडिया शुड बी केप्ट अकाउंटेबल फॉर मेंटेन सर्टेन पोर्शन बिटवीन देयर रिस्की एसेट एंड कैपिटल विच इज कॉल्ड। जो इंडिया में बैंक्स हैं वो अपने रिस्की एसेट्स एंड कैपिटल्स के लिए उनके बीच वो एक निश्चित अनुपात में वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं अपने रिस्क एसेट एंड कैपिटल को, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो ऑप्शन 4 है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो, ये इसका ऑप्शन होगा 4, वो करेक्ट होगा। यदि क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था वो क्या था? NREP था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा NREP। इसका जो फुल फॉर्म है आपका, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जो इसे शुरू किया गया था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इन ए पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट की बात किसने की थी? तो आपको पता होगा, वाइसमैन, पीकॉक, एलन टी पीकॉक एंड जैकब वाइसमैन ने डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट की बात की थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज इज। जो जनरल सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर होती है वो किस कैटेगरी में आती हैं? फर्स्ट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जो जनरल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो जनरल सर्विसेज हैं वो कभी भी कोई एसेट क्रिएट नहीं करती हैं। जो जनरल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कोई फिक्स एसेट जो है वो क्रिएट नहीं करती हैं, इसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत वो आती हैं। जैसे कि पेंशन हुआ, पेंशन है, रोड है, या फिर जो हम रक्षा पे व्यय करते हैं या फिर अपने सैनिकों पे व्यय करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्ट कोई एसेट क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे देखना है कि नॉट करेक्टली मैच की इसमें से कौन से करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज डिग्रेडेशन जो है वो मार्केट सिस्टम का पार्ट है, हाँ ये तो करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे ये आंसर तो होगा नहीं। डिवैल्यूएशन पॉलिसी, डिवैल्यूएशन जो है वो पॉलिसी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, हाँ जो ये भी करेक्ट मैच है। जो डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट की ही पॉलिसी के अकॉर्डिंग होती हैं। जो थर्ड है डिफ्लेशन, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सब पॉलिसी। जो डिफ्लेशन है क्या एक्सपेंसिव मनी पॉलिसी के साथ मैच है? यदि हम फोर्थ देखें, एक्सचेंज कंट्रोल है, फॉरेन एक्सचेंज रसनिंग, तो ये तो सही है। यहाँ पे जो है ये है डिफ्लेशन, एक्सपेंसिव मनी सप्लाई। जब डिफ्लेशन है तो एक्सपेंसिव मनी सप्लाई कैसे होगा? वहाँ पे तो इनएक्सपेंसिव मनी सप्लाई होगा। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मिसमैच जो है, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच जो है वो यहाँ पे थर्ड होगा, डिफ्लेशन, जो इसके प्रोपोर्शन में दिया है एक्सपेंसिव मनी पॉलिसी, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेशल ड्राइंग राइट इज करेंसी ऑफ IMF इज विच फ्रॉम IMF होल्ड दिस करेंसी। जो IMF है वो STR को किस फॉर्म में लेती है? तो ये पेपर करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करती है इसे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन में द सिक्वेंस विल बी, सिक्वेंस क्या होगा? तो यहाँ पे जो सिक्वेंस होगा सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन में वो 0 होगा, तो इसका जो आंसर है वो सेकंड होगा 2। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ एक्सेलरेटर थियरी टू डिस्क्राइब बिजनेस साइकिल वाज डन बाय। जो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का यूज़ करके बिजनेस साइकिल को जो कॉन्सेप्ट था दिया था वो थे हिक्स, और ये इन्होंने 1950s में दिया था। जो इनका बुक था वो कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये आप इनके जो बुक है हिक्स का, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है हिक्स के बुक का भी नाम। ठीक है, तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का यूज़ करके जो बिजनेस साइकिल दिया था तो वो हिक्स ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कंपोनेंट इज रिलेवेंट टू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो कौन से कंपोनेंट में रिलेवेंट है? द शॉर्ट रन में, इन ए लॉन्ग रन, इन मार्केट टाइम, एंड नन ऑफ दिस। तो जो
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पढ़ा था, वो शॉर्ट रन फिनोमिना था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट होगा इन द शॉर्ट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्टेल इज ए पार्ट ऑफ, कर्टेल किसका पार्ट है? तो आपने यदि मार्केट पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि कर्टेल किसका पार्ट है। तो कर्टेल जो था वो हमने ओलिगोपोली में पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूडेड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? व्हाट इज इंक्लूडेड इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कौन इसमें इंक्लूडेड है? तो फेरा है, फेमा है, MRTP एक्ट है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो आप यदि फेरा, फेमा और MRTP के बारे में जानते होंगे, ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ पे फेरा, फेमा और MRTP के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो MRTP एक्ट होगा। जो MRTP एक्ट था वो स्पेशली 1969 में लाया गया था मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये जो फेरा है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड ये जो फेमा है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का जो है, डेब्ट ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है वो इन चारों में से कौन मतलब बेस्ट डिफाइन करता है, ये पूछा है। इससे पहले हम डेब्ट ट्रैप को ही समझ लेते हैं। डेब्ट ट्रैप का जो सिचुएशन होता है कि मान लीजिए कि हमने लोन लिया, उस लोन को चुकाने के लिए फिर हमें दोबारा लोन लेना पड़ता है। तो ऐसा जब सिचुएशन क्रिएट हो जाता है किसी इंडिविजुअल या किसी गवर्नमेंट के पास, तो वो डेब्ट ट्रैप के अंतर्गत आता है कि आप एक बार लोन लेते हो, फिर दोबारा लोन लेते हो, फिर उस लोन को भी चुकाने के लिए फिर से लोन लेते हो, मतलब एक सीरीज टाइप का चलता रहता है। तो एक तरह से ये डेब्ट के या फिर लोन के ही ट्रैप में फंस चुके हों, ठीक है। सिंपल सा ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम इसके अकॉर्डिंग आंसर को देखें। द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी विच इज़ अनेबल टू रीपे पास्ट बोरोइंग, ये बेस्ट तो होगा नहीं इसका यहाँ पे आंसर, तो ये नहीं होगा। अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज अनेबल टू रीपे द पास्ट बोरोइंग, बोरो मोर देन इट पे फॉर, ये भी नहीं होगा। अनेबल तो नहीं है, वो पे करेगा लेकिन वो पेमेंट का मेथड उसका अलग होगा। जो थर्ड है अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी बोरो टू पे द इंटरेस्ट ऑन अ प्रीवियस बोरोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन व्हेन द फॉरेक्स रिजर्व ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी लैग्स बिहाइंड द ग्रोथ, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ है ये भी नहीं होगा। और जो थर्ड है यदि हम इस पे देखें अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी बोरो टू पे द इंटरेस्ट ऑन ए प्रीवियस बोरोइंग, यदि इकोनॉमी जो है वो अपने प्रीवियस बोरोइंग पे ही उसको पे करने के लिए दोबारा फिर यदि वो बोरो करती है तो वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में फंस जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे थर्ड होगा अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी बोरो टू पे द इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए बोरो करती है ऑन ए प्रीवियस बोरोइंग, अपने प्रीवियस बोरोइंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 119 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन लिस्ट कॉस्ट रिफर्स टू। इन्फ्लेशन में जो लिस्ट कॉस्ट है वो रिफर करता है। तो जो इन्फ्लेशन है फ्रैडमैन के अनुसार जो इन्फ्लेशन है ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना, इन फ्रैडमैन ने कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन करेंसी, तो ये तो होगा नहीं। जो थर्ड है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस को मेंटेन करके, तो इन्फ्लेशन को होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गेटिंग बेटर रेट ऑफ प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्राइस लिस्ट, जो प्राइस लिस्ट चेंजेस होंगे, प्राइस यदि इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज नहीं, प्राइस इंक्रीज करेगी, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो होगा।
तो यहाँ पे जो आंसर है 120 का वो सेकेंड होगा, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में यदि चेंजेस होती हैं तो वो इन्फ्लेशन की लिस्ट कॉस्ट में रिफर करेगी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में। ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपली अनदर फॉर्म ऑफ ग्रीन गैस इफेक्ट। क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरह से ग्रीन गैस इफेक्ट है। सेकेंड जो है, ग्लोबल वार्मिंग इज कम्प्लीटली नेचुरल फिनोमिना। क्या नेचुरल फिनोमिना है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर का मेल्टिंग है ग्लोबल वार्मिंग। या फिर ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो बेस्ट होगा ये फोर्थ होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। प्रेविस सिंगर जो हाइपोथेसिस है वो किस चीज़ पे रिलेटेड है। फर्स्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ डिवेलुइंग कंट्री। द सेकेंड जो द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डिवेलुइंग कंट्री। थर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्री। एंड फोर्थ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सेकेंड होगा द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 123, व्हाट डज द जी कर्व इफेक्ट मीन इन द फील्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो जी कर्व इफेक्ट है वो क्या है इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ लॉस ऑफ बीओपी इन डन बिफोर सरप्लस एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन। क्या ये जे कर्व इफेक्ट है। सेकेंड जो है ऑल्दो द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द इकोनॉमी आर लेस इन प्राइमरी गुड्स बट दे आर फॉर एवर। एंड थर्ड जो है ऑल ट्रांसफर आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज आर अकाउंटेड for when the stock exchange open on the next day and follow the J curve. And fourth, no world economy is the expert in management comparison to the last successful economy. तो यदि J curve की कॉन्सेप्ट की बात करें तो J curve कोई भी यदि दिखाता है तो J curve दिखाएगा कैसे। शुरू में तो वो उसका जो रिटर्न होगा या प्रॉफिट होगा वो कम होगा, लेकिन धीरे 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 वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। यदि इन चारों में से यदि कोई भी यदि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो जी कर्व इफेक्ट को दिखाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। स्पेशली ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की है तो यहाँ पे जो है ये all transfer outside the stock exchange are accounted for when the stock exchange open। जब भी स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है तो वहाँ पे तुरंत जो कर्व होता है शुरू में तो वो डाउन ही रहता है और लेकिन धीरे धीरे मिड टाइम के बाद से वो इंक्रीज करना शुरू होता है। तो वो एक जे कर्व के टाइप का पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ सिचुएशन व्हेन द पीपल थिंक दैट दे आर गेटिंग रिच इन अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड अ मनी इल्यूजन। ऑफ कोर्स वही मनी इल्यूजन है कि हमें लगता है कि हम रिच हो रहे हैं लेकिन रियल में हमारा जो प्राइस जो है वो भी इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से जो हमें एक तरह से इल्यूजन होने लगता है कि हम रिच हो रहे हैं। जो सेकेंड है इट इज़ बिलीव दैट द लोअर level of money illusion is beneficial for stimulating the growth of economy। हाँ, ये भी सही है कि मतलब मनी इल्यूजन होना भी सही रहता है कि इकोनॉमी थोड़ा मनी इल्यूजन कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, इसलिए कि उस समय जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो इसलिए थोड़ा मनी इल्यूजन हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होता है, क्योंकि जब प्राइस रहेगी तो ही कोई प्राइस जब इंक्रीज होगी तो ही तो कोई भी कंज्यूमर होगा वो मतलब सोचेगा अच्छा प्राइस बढ़ रही है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी वजह से हमें और प्रोडक्शन करना चाहिए।
और जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, वो वर्कर्स को हायर करना शुरू करेगा। तो इस तरह से एक होल इकोनॉमी में एक मतलब सर्कल शुरू हो जाता है कि प्रोडक्ट प्राइस यदि बढ़ी है तो प्रोड्यूसर को लगेगा अच्छा ये अच्छा टाइम है, यदि प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। यदि प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो लेबर को हायर करना शुरू कर देगा, लेबर को हायर करेगा तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, वेजेस इंक्रीज होगी देन वो परचेज बढ़ा देगा। एक तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। तो ये थोड़ा मनी इल्यूजन तो बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मनी इल्यूजन अच्छा नहीं रहता इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो दोनों ही करेक्ट है, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये 4th होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। यहाँ पे है रिसेंटली इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग इट्स नेशनल इनकम। द न्यू लॉ क्लासिफाइड द टैक्सेस इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन। जो न्यू मेथड है नेशनल इनकम का, तो उसमें क्लासिफाई कर दिया गया है टैक्सेस के प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेस। जो टैक्सेस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बोथ द टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द प्रोड्यूसर। क्या दोनों जो टैक्स है प्रोडक्ट और प्रोडक्शन वो प्रोड्यूसर पे ही इम्पोज होते हैं। सेकेंड है वाइल प्रोडक्ट इज अ टैक्स। प्रोडक्ट जो है वो एक तरह का कर है, प्रोडक्शन टैक्स इज फिक्स। जो प्रोडक्शन टैक्स है वो एक तरह से फिक्स्ड है, जिसमें लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशन टैक्स, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फी एंड सम आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस इन इंडिया एंड सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट टैक्स इन इंडिया। इसमें ये कह रहा है कि ये जो है लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशन टैक्स, स्टैम्प, ये प्रोडक्शन टैक्स के एग्जाम्पल हैं, और जो सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विसेज हैं ये प्रोडक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड। जो हम इस समय जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स का जो डेफिनेशन है क्लासिफाई किया हुआ है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, इस अकॉर्डिंग ये जो चारों स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे 4th होगा। ठीक है, होप आपको अभी तक हमने जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। इन केस यदि आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।